यह घटना है जुलाई 2024 की। चाइना से एक साइंटिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अमेरिका आते हैं। जब वो अमेरिकन एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो उनके बैग की जब तलाशी ली जाती है तो उसमें कोई नशीला पदार्थ नहीं मिलता है, बल्कि उसमें मिलती है हमारी एक जो फंगस होती है उसके स्पोर वहाँ पे मिलते हैं उनके पास पैकेट में। जी हाँ साथियों, नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका आई वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम समझेंगे एक केस स्टडी जो कि रिसेंटली यूएसए के अंदर रिपोर्ट की गई है और जिसकी लगातार चर्चा हो रही है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर। आज हम बात करने वाले हैं एग्रो टेररिज्म की। क्या होता है एग्रो टेररिज्म, किस प्रकार से रिसेंटली हिस्ट्री के अंदर जो है क्या क्या घटना हो चुकी है एग्रो टेररिज्म से रिलेटेड, और वो इंडिया को किस प्रकार से इफेक्ट कर सकता है, और इंडिया के अंदर भी इस प्रकार के क्या अटैक हो चुके हैं और हमें क्या क्या सावधानी रखनी होगी। कंप्लीट इस वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली आपने न्यूज में देखा होगा, बहुत सारे हमारे न्यूज़पेपर है जो टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स, उन सभी के अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हो रहा है कि व्हाट इज एग्रो टेररिज्म एंड फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम थ्रेड फ्यूलिंग। मतलब इससे रिलेटेड है क्या, कंप्लीट जानकारी हम समझेंगे। देखो हुआ क्या, रिसेंटली मतलब जुलाई 2024 की घटना है। अभी बताया मैंने, जैसे एक हमारे एक साइंटिस्ट थे जो कि जिनका नाम लियू था। लियू वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए कहाँ पे आए, अमेरिका आए। अपने साथ में क्या लेके आए, फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम। क्या लेके आए, फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम। तो उस टाइम पे तो जब उनके बैग में ये मिला, स्पोर मिले इसके, तो उन्होंने बोला कि ये गलती से आ गया, मुझे नहीं पता। लेकिन जब उसके बाद में एफबीआई जो कि जांच एजेंसी है हमारे अमेरिका की, जब उन्होंने लगातार उनसे पूछताछ की इसके बारे में, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मैं ये रिसर्च पर्पज के लिए लेके आया था। उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो वहीं पे अमेरिका में मिशिगन यूनिवर्सिटी में रिसर्च फेलो है। तो उन्होंने बताया कि वो उस पर रिसर्च करना चाहते हैं, काम करना चाहते, इसलिए वो लेके आए थे। लेकिन अभी जून 2 को हमारी जो एफबीआई है उन्होंने चार्ज फाइल किया है इनके अगेंस्ट। जो दोनों, जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, इन दोनों के लिए अगेंस्ट चार्ज उन्होंने फाइल किया है और उनको दोषी करार दिया गया है। किस चीज के लिए दोषी करार दिया गया, कि उन्होंने चाइना से जो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम जो हमारे फंगल स्पोर है उनको अमेरिका में, मतलब अमेरिका में इलीगली एंटर करने की कोशिश की। तो वो कहीं ना कहीं हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर सकता था, किसी ना किसी प्रकार से वो डैमेज कर सकता था। इसलिए उनको विक्टिम घोषित किया गया, उनको विक्टिम घोषित किया गया। और इसके अंदर ही उनकी जो गर्लफ्रेंड है उनको तो अरेस्ट कर लिया गया, जबकि वो जो उनके जो बॉयफ्रेंड लियू है वो अभी उनको मतलब जो फरार है वो घोषित कर दिया है। वो अभी आउट ऑफ चाइना, मतलब आउट ऑफ अमेरिका है वो, मतलब चाइना में वो आ चुके थे। तो उनको उनके अगेंस्ट वारंट उन्होंने निकाला है एफबीआई ने। ओके, तो अब समझ लेते हैं ये क्या है फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम। जो हमारी ये फंगस है फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम, ये क्या करती है, ये हमारी एक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज, हेड ब्लाइट। हेड ब्लाइट डिजीज ये कोज कर सकती है। कौन कौन सी क्रॉप में कोज कर सकती है ये, वीट, बार्ले और मेज और राइस। और ये जो हेड ब्लाइट डिजीज है ये मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कोई मामूली डिजीज नहीं है। अगर ये होती है, मतलब कहीं पे भी अगर कोई भी अगर लोकेलिटी में, या फिर हम बोल सकते हैं कहीं पे भी होती है, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज करने की इसमें क्षमता होती है। ठीक है, तो अमेरिका की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे ऑलरेडी जो एनुअल लॉस है इससे अराउंड $1 बिलियन तक जो है हमारा नुकसान वीट और बार्ले में अमेरिका में ऑलरेडी देखने को मिलता है। केवल किसकी वजह से, जो हेड ब्लाइट है हमारी फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम की वजह से जो डिजीज होती है, इसको स्केप भी हम बोलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ ये तो ठीक है, चलो डिजीज तो कोज करे वो तो अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा जो हमारा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम है ये माइकोटॉक्सिन भी प्रोड्यूस करता है। क्या होता है माइकोटॉक्सिन, माइकोटॉक्सिन मतलब अगर जो इन्फेक्टेड हमारे सीड्स है, ग्रेन्स है, अगर उनको हम कंज्यूम करते हैं, अगर हम उनको कंज्यूम करेंगे तो हमें वोमिटिंग जैसा फील हो सकता है, डायरिया से हमें गुजरना हो सकता है, एब्डोमिनल पेन जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, हेडेक हमें हो सकता है, फीवर हमें हो सकता है। किसको, वुमेन्स को और लाइव स्टॉक को ये भी सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इसी वजह से अमेरिका ने ऑलरेडी जो हमारा फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम है उसको पोटेंशियल एग्रो टेररिज्म वीपन घोषित कर रखा है। ऑलरेडी उनका ये अनाउंस्ड है कि ये जो फ्यूजेरियम ग्रेमिनेरियम है इसकी वजह से हमें एग्रो टेररिज्म हो सकता है। क्या होता है एग्रो टेररिज्म, देखो अगर हम दो शब्द देखेंगे, टेररिज्म का मतलब होता है आतंकवाद, एग्रो का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, एग्रो का मतलब कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी की जाती है
जिसके अंदर जो कोई भी अदर कंट्री है उसके अंदर कोई भी क्रॉप हम कल्टीवेट कर रहे हैं या किसी भी प्रकार से, वहां पे अगर हम बाहर से कोई भी पेस्ट इंट्रोड्यूस अगर करवाते हैं तो उसकी वजह से जो नुकसान होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रो टेररिज्म बोलते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, एग्रो टेररिज्म। ये जो हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स है ये क्या हो सकते हैं, हमारी फंगाई हो सकती है, इंसेक्ट्स हो सकते हैं, पैथोजन किसी भी प्रकार का निमेटोड हो सकता है, या फिर कोई भी हमारा वायरस हो सकता है जो किसको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल हो, हमारी क्रॉप को और हमारे जो भी फूड सोर्सेज है, क्रॉप के अलावा फूड सोर्सेज हो सकते हैं, हमारे फ्रूट प्लांट्स हो सकते हैं, और भी किसी भी प्रकार का जो हमारा सोर्स है अगर उसको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्रो टेररिज्म बोलते हैं। अब कोई भी क्यों करना चाहेगा, देखो अगर हम बात करें, हम ऐसे एरा में आ चुके हैं जहां पे हम बात करते हैं कि सर क्या जरूरत है, मतलब क्रॉप को डिस्ट्रॉय करने की क्या जरूरत है, जब हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर पावर, हमारी कंट्री जो है न्यूक्लियर पावर के साथ ऑलरेडी सबके पास न्यूक्लियर पावर है आज, तो सेकंडों में वैसे डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन कोई भी न्यूक्लियर पावर क्यों यूज में लेना चाहेगा, कोई भी न्यूक्लियर पावर क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर पावर में कितना पैसा लगता है, कितना पैसा खर्च होता है हमारा, बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। बोले सर फिर इसमें क्या है, अरे इसमें ऐसी चीज है ये तो मतलब पता भी नहीं लगेगा, और मतलब आप अगले को क्या कर दोगे, दुश्मन को खत्म भी कर दोगे। कैसे, अब मान के चलो इंडिया जैसी कंट्री है हमारी, हमारी जो जीडीपी है वो 18% कंट्रीब्यूट करती है एग्रीकल्चर से, और अराउंड 50% जो पॉपुलेशन है हमारी वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अब किसी भी प्रकार से अगर हमारी कंट्री में राइस वीट क्रॉपिंग सिस्टम हमारा सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट सिस्टम है, सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसी पे हम रिलाई करते हैं, हमारा स्टेपल जो फूड है वो भी क्या है, वीट है या राइस है, यही मोस्टली जितने भी हमारे स्टेट्स है उसमें कंज्यूम किया जाता है। अगर कोई ऐसा पैथोजन इंडिया में इंट्रोड्यूस करा दिया जाए जिसको कंट्रोल करना क्या हो, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए, तो होगा क्या, हमारी राइस और वीट क्रॉप तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और जिसका हमारे पास क्या हो, जिसका कोई रेमेडी भी ना हो, जिसको हम ठीक भी नहीं कर सकते। अगर कोई पैथोजन इंट्रोड्यूस होगा तो थोड़े दिन तो उसको डिटेक्ट करने में लग जाता है, फिर उसको कंट्रोल करने के लिए किसी भी प्रकार से जो है नया हम मेथड भी देखेंगे कि कैसे हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि हमने अटैक भी कर दिया और उसको डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, कोई डिटेक्ट भी नहीं कर पाया, क्योंकि आसान थोड़ी डिटेक्ट करना, हम तो साइंटिस्ट कम्युनिटी तो यही सोचेगी ना कि कहीं ना कहीं नई डिजीज आई है। ओके, तो क्यों क्यों ये इफेक्टिव है एग्रो टेररिज्म, इसका रीजन है, फर्स्ट रीजन है हार्ड टू डिटेक्ट, हम इसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ओके, सेकंड इन एक्सपेंसिव, क्या चाहिए भाई, पैथोजन, कितना पैथोजन चाहिए, आपको बताया कि जो हमारी फंगस है वो खुद से ही क्या कर लेती है, रिप्रोडक्शन से प्रोपोगेशन कर लेगी, मतलब मल्टीप्लीकेशन करके अपने आप को खुद से ही वो इंक्रीज कर लेगी। हमें तो क्या चाहिए, हमें तो बस इंट्रोड्यूस कराना है एक बार। उसके अलावा कोज वाइड स्प्रेड पैनिक एंड फाइनेंशियल लॉस, भाई ये तो होगा ही, अगर कोई भी हमारी डिजीज आती है तो होता क्या है, पेनिकनेस आती है। अगर फार्मिंग हमारी कम्युनिटी है उसके अंदर लगातार अगर ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा तो हमारा क्या होगा, फार्मर डिस्ट्रेस होगा, फार्मर सुसाइड हमें देखने को मिलेंगे, फाइनेंशियल लॉस हमें देखने को मिलेगा। अगर कोई भी क्रॉप है अगर हम हमारी कंट्री में नहीं प्रोड्यूस कर पाते हैं, सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन अगर हम नहीं कर पाएंगे, तो हमें क्या करना होगा, दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना होगा, तो फाइनेंशियल लॉस भी तो हमारा हो रहा है ना। तो ये सब जो चीजें हैं वो मतलब एग्रो टेररिज्म में हमें देखने को मिलती है। इकोनॉमिक डिसरप्शन एंड सोशल अनरेस्ट, और ये टारगेट किसको करते हैं, मेनली एग्रो टेररिज्म के लिए मोस्टली जो टारगेट कंट्रीज है वो कौन सी होगी, इंडिया जैसी कंट्री, जो एग्रीकल्चर डिपेंडेंट कंट्रीज होती है वो एग्रो टेररिज्म के लिए बेस्ट टारगेट होती है, बेस्ट टारगेट। जिस प्रकार से कोरोना कोरोना के टाइम पे भी क्या हुआ था, कुछ ऐसा ही तो हमें देखने को मिला था ना, मतलब इवन बहुत सारी, उसका कोई ऑथेंटिक सोर्स नहीं आया लेकिन बहुत सारी खबरों में यही देखने को मिला था, जो भी कोरोना का जो वायरस था हमारा, वो जो हमारी चाइना की लैब से वहीं से सबसे पहले हमें देखने को मिला, मतलब ऐसे कुछ न्यूज़ वगैरह भी हमने उस टाइम पे देखी थी। तो चाइना जो है ऐसी एक्टिविटीज़ में लगातार कहीं ना कहीं एक्टिव रहता है, उनका काम है कि मैं किस प्रकार से जो है कुछ ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ करूं जिससे अगले का नुकसान भी हो जाए और मेरा बस मेरा पता नहीं चलना चाहिए, मतलब वो छुप के वार करना अगर कोई सीख सकता है तो चाइना से सीख सकता है। बोले सर ये तो ठीक है, क्या ये पहली घटना है एग्रो टेररिज्म की जो यूएसए ने अभी रिपोर्ट की है, उससे पहले क्या आज तक कभी नहीं हुआ, नहीं ऐसा नहीं है, उससे पहले भी एग्रो टेररिज्म की बहुत सारी हमारी घटनाएं हो चुकी है, और मोस्टली हमें देखने को मिली थी जब हमारा वर्ल्ड वार सेकेंड चल रहा था, 1939 से लेकर 1945 तक हमारा वॉर चला, जब सितंबर अगस्त 6 को और अगस्त 9 को हिरोशिमा और नागासाकी में जब जापान के अंदर जो अमेरिका ने एटम बॉम्ब डाला था तब जाके हमारा वॉर स्टॉप हुआ था। ओके, तो उस टाइम पे किस किस कौन सी कंट्री ने अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी, मतलब वो हम देखते हैं। चलो सबसे पहले
जो हमारी कंट्री है जर्मनी, जर्मनी ने टारगेट किया था जो ब्रिटिश है, हमारी जो यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो पोटैटो क्रॉप्स है उनको टारगेट किया उन्होंने। और जर्मनी ने जो एयरक्राफ्ट है, मतलब देखो कहाँ क्या क्या हो सकता है एयरक्राफ्ट में, मोस्टली तो क्या है लोग जाते हैं और उससे मोस्टली तो हमारे जितने भी बॉम्ब वगैरह जो मिसाइल वगैरह है मोस्टली तो वॉर में ये होता है ना। लेकिन उन्होंने क्या किया देखो, जो हमारी जर्मनी है उन्होंने ब्रिटिश के अंदर जो पोटैटो क्रॉप्स है वहां पे पोटैटो बीटल छोड़ दिए। और एयरक्राफ्ट के थ्रू क्या किया उन्होंने, पोटैटो बीटल्स को जो है ब्रिटिश में बुझा दिया। 1943 की यह घटना है जिसकी वजह से जो यूके की जो हमारी यूनाइटेड किंगडम है उनकी फूड सप्लाई को डैमेज देखने को मिला था। पोटैटो बीटल वहां पे जाएगी तो वो किसको डिस्ट्रॉय करेगी, पोटैटो क्रॉप को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया। और पोटैटो क्रॉप को डिस्ट्रॉय किया तो फाइनली क्या होगा, फूड डिस्ट्रेस होगी वहां पे, फूड सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आएंगे, खाएंगे क्या जब कोई खाएगा ही नहीं, खाना नहीं मिलेगा तो लड़ेगा कहां से, वो तो बाद की बात है ना। तो खाने का इंपॉर्टेंस देखो आप कितना। और कंट्रीज देखो जैसी जर्मनी जैसी कंट्रीज जिनके पास अच्छे 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 खासे हथियार है, अच्छे खासे मिसाइल है, लेकिन लास्ट में यूज में क्या लिया, बायोलॉजिकल वीपन बोल सकते हैं हम इसको, बायोलॉजिकल वीपन भी इसको बोल सकते हैं हम। जापान ने क्या किया, यूएसए के अंदर क्या किया उन्होंने, और सोवियत यूनियन में जो हमारी वीट की फील्ड्स है उन्होंने प्लान बनाया जब लगातार युद्ध हो रहा था। तो मतलब उन्होंने प्लान बनाया कि अगर युद्ध और आगे चलेगा तो हम क्या करेंगे, हम जो रस्ट स्पोर्ट्स होते हैं मोस्टली हमें पता है कि जो वीट है उसके अंदर रस्ट हमें देखने को मिलती है, अलग अलग ब्लैक रस्ट देखने को मिलती है, ब्राउन रस्ट, येलो रस्ट हमें देखने को मिलती है, और डैमेज भी जल्दी कोज करती है और ज्यादा कोज करती है। तो उन्होंने प्लान बना लिया था, पूरा कंप्लीट प्लान था उनके पास कि यूएसए के अंदर और सोवियत यूनियन के अंदर हम रस्ट के स्पोर्ट्स को वहां पे स्प्रे करेंगे। तो अब स्प्रे करते तो क्या होता, हमारी वीट की क्रॉप डैमेज होती, क्रॉप अगर डैमेज होगी तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन जो होगा वीट का वो डिक्लाइन हो जाएगा। अगर प्रोडक्शन डिक्लाइन हो जाएगा तो डायरेक्ट क्वेश्चन किस पे आता है, फूड सिक्योरिटी पे आता है। जो हमारे पास स्टोर्ड फूड ग्रेन है उसको भी हम कितने दिन तक यूज में ले पाएंगे, फाइनली तो हमें क्या करना होगा, फिर उसके बाद में इंपोर्ट करना होगा। तो कहीं ना कहीं वो भी एक क्या है, हमारी इकोनॉमिकल अनस्टेबिलिटी का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट, यूनाइटेड स्टेट ने क्या किया, वीट और राइस क्रॉप जो भी उनकी एनिमी कंट्रीज थी, मोस्टली जापान के लिए उन्होंने स्टॉक कर रखा था कितना, पक्सीनिया ट्रिटिसियाना जो कि स्टेम रस्ट कोज करने वाली हमारी फंगस है उसको स्टोर कर रखा था। कितना स्पोर्ट्स स्टोर कर रखा था, देखो उन्होंने स्टोर कर रखा था 30 टन ऑफ रस्ट। जो हमारी पक्सीनिया टिटिसियाना है उसको 30 टन को किसने स्टोर कर रखा था, अमेरिका ने स्टोर कर रखा था। लेकिन उसके बाद में तो उन्होंने एटम बम को यूज में ले लिया। अगर वो एटम बम को यूज में नहीं लेते, तो किसको यूज में लेने वाले थे, ये जो 30 टन हमारे रस्ट के स्पोर्ट्स है इसको यूज में लेने वाले थे। तो इंपोर्टेंस देख रहे हो एग्रीकल्चर वालों, मतलब दिमाग लगा लो, मतलब सिर्फ हमारी सोच का फर्क है कि हम हमारी सोच को कहां तक सीमित रखते हैं। अगर टेक्निक को अच्छे से अगर आप समझ लो, कल को अगर सच में हम रिसर्च करते हैं, जैसे कोई हमने ऐसी डिजीज का पता लगा लिया जो सच में कोज कर सकती है, तो हम उसका स्टॉक हम भी रख सकते हैं ना। क्योंकि ये तो क्या हो गया, एक प्रकार से वीपन है, मतलब हथियार है। हो सकता है हमें किसी के दूसरी कंट्री में यूज में नहीं लेना, बट लड़ाई के टाइम पे क्या हो गया, हमें अगर अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाना है तो हमें स्ट्रॉन्ग तो बनना होगा। तो इसीलिए मान लो हमने कोई ऐसी डिजीज आइडेंटिफाई कर ली जो बहुत तेज फैलती है, उसके स्पोर्ट्स को हमने मल्टीप्लाई करके स्टोर कर लिया, लेब के अंदर स्टोर कर लिया। कल को कोई भी ज्यादा बोलता है, जैसे बोल रहा है भाई, जैसे पाकिस्तान ने रिसेंटली जैसे हमारा छोटा सा मतलब वॉर हुआ था उसके अंदर, तो उसमें क्या हुआ, जिस प्रकार से हमारी मिसाइल से लड़ाई लड़ रहे हैं, बोले ऐसे नहीं लड़ेंगे हम। क्या किया, साइलेंटली पाकिस्तान के अंदर 1-2 ड्रोन भेज दिए, और जो हमारे पास जो हमने तैयार किए थे उनका स्प्रे करा दिया। अब पाकिस्तान के अंदर तो इतना ही तो अनाज पैदा होता है पहले ही, उस अनाज को भी अगर उसने जो भी क्रॉप है उनको अगर डिस्ट्रॉय कर दिया तो क्या होगा, वहां की तो फूड सिक्योरिटी के लाले लग जाएंगे। तो वहां के लोग लड़ेंगे क्या, वहां के सैनिक क्या लड़ेंगे, लड़ाई तो बाद में होगी, वो तो आपस में ही लड़के क्या होगा, वहां पे आपस में ही लड़के मर जाएंगे। लेकिन अगर हम ये चीज सोच सकते हैं तो क्या होगा, पाकिस्तान भी ये चीज सोच सकता है। और मेरे को ऐसा लगता है कि पाकिस्तान को तो पता ही अब लगा होगा, पाकिस्तान को तो पहली बार पता लगा होगा कि ऐसे भी हो सकता है। और उनको ना पता लगे तो ही ठीक है, उनको ये पता लगा हो अरे यार ये तो अच्छी चीज आ गई, मतलब अपने भी कलेक्ट करो, कुछ ऐसी डिजीज को कलेक्ट करो और इंडिया के अंदर उसके स्पोर्ट्स को स्प्रेड कर दो। फाइनली एक बॉर्डर ही तो है ना, बट बॉर्डर किसके लिए होता है, बॉर्डर तो आम इंसान के लिए होता है, ह्यूमन बींग्स के लिए हम बोल सकते हैं बॉर्डर है। जो इंसेक्ट है, जो हमारे स्पोर्ट्स है, उनके लिए थोड़ी बॉर्डर है, उनके लिए कोई बॉर्डर नहीं होता।
स्पोर्स हमारे हवा से भी आ सकते हैं, विंड से भी स्प्रेड होते हैं, हमें पता है। इंसेक्ट क्या है, इंसेक्ट तो वैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। और जैसा कि हम घटना भी लगातार देखते रहते हैं, जो लोकस्ट की जो प्रॉब्लम है, टिड्डी की घटना, मोस्टली जो पाकिस्तान से होती हुई, पाकिस्तान डेजर्ट से होती हुई हमारी जो भी राजस्थान का जो नॉर्थ वेस्टर्न राजस्थान है वहाँ पे कितना अफेक्ट करती है, उसी प्रकार से बहुत सारी जो घटनाएं वो हमें देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इंडिया में आज तक कौन कौन सी ऐसी घटना क्या हुई है जिसकी वजह से मतलब कहीं ना कहीं हमें नुकसान देखने को मिला। मतलब हो सकता है कई बार तो गलती से या फिर जानबूझकर, दोनों चीज है, गलती से भी हो जाती है, जानबूझकर भी। तो देखते हैं, दो घटना हमारे इंडिया में रिपोर्ट की गई थी, मतलब दो घटना हमारे इंडिया में रिपोर्ट की गई थी। पहली घटना तो हमें देखने को मिली थी 2016 में। कहाँ पे देखने को मिली थी? वेस्ट बंगाल में देखने को मिली थी। वीट ब्लास्ट इन वेस्ट बंगाल। मतलब क्या? मतलब ये कि जो सेम डिजीज है, जो वीट ब्लास्ट होती है हमारे, वो किसकी वजह से होती है? वो होती है मैग्नापोर्टी ओराइजी पैथोटाइप टिटिकम, टिटिकम की वजह से होती है। ये एक टॉक्सिक फंगस है जो क्या कोज करता है? वीट ब्लास्ट कोज करता है। ये सेम डिजीज रिपोर्ट की गई थी बांग्लादेश में, सेम डिजीज बांग्लादेश में रिपोर्ट की गई। उसके बाद में जो हमारे बांग्लादेश के पास के, मतलब जिनकी जो एडजस्टिंग जो हमारे पास के जो डिस्ट्रिक्ट थे, उनके अंदर, दो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है हमारे वेस्ट बंगाल के अंदर भी ये रिपोर्ट की गई। तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लिया। तुरंत गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए जो हमारे दो डिस्ट्रिक्ट थे उनके अंदर वीट कल्टीवेशन को क्या कर दिया? बैन कर दिया 3 साल के लिए। कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए बैन कर दिया। और जो बांग्लादेश से बॉर्डर के जो आसपास एरिया था, 5 किलोमीटर तक वीट कल्टीवेशन को बैन कर दिया। हमारा वीट फार्मिंग को कितने किलोमीटर तक? 5 किलोमीटर तक कोई भी वीट फार्मिंग नहीं करेगा। तो आप समझ सकते हो मतलब कितनी कड़ी निगरानी हमें रखनी होगी, कितनी कड़ी निगरानी रखनी हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एक छोटी सी गलती और सब कुछ खत्म हो सकता है। ओके। और ऐसी बहुत सारे जो है ऑलरेडी हमारे कंट्री में इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, जिसकी भी हम बात करेंगे अभी। पार्थेनियम, पार्थेनियम अपने आप में ऐसे ही तो हुआ था 1960s के अराउंड। हम क्या करते थे? वीट को इंपोर्ट करते थे। अमेरिका ने अब जानबूझ के किया या उस टाइम पे अनजाने में किया, कौन जानता है। बाद में तो कोई भी एक्सेप्ट थोड़ी करेगा कि मैंने जानबूझकर, अगर पार्थेनियम के सीड अगर उस टाइम पे मान के चलो जानबूझकर अगर इंडिया में भेजे गए, आज कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है हमारे लिए पार्थेनियम। उसी प्रकार से जो है एक घटना देखने को मिली थी हमारे पाकिस्तान के अंदर 2015 के अंदर, जो है कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा था। कॉटन लीफ कर्ल वायरस जो है बहुत तेजी से फैल रहा था, और उसका असर हमें देखने को मिला साउदर्न पंजाब पे। कहाँ पे देखने को मिला? साउदर्न पंजाब रीजन के अंदर जो है हमारा व्हाइट फ्लाई का इन्फेस्टेशन देखने को मिला। हमें पता है कि जो लीफ कर्ल वायरस है, लीफ कर्ल वायरस है, वायरस से होने वाली जो भी डिजीज है, वायरस अपने आप में क्या होता है? फैलता नहीं है। तो उसको स्प्रेड करने के लिए उसके वेक्टर का काम कौन करता है? हमारा व्हाइट फ्लाई करती है। अगर व्हाइट फ्लाई का इन्फेस्टेशन ज्यादा होगा, इसका मतलब कॉटन लीफ कर्ल के चांसेस भी, वायरस के भी क्या होंगे? चांसेस ज्यादा होंगे। इसीलिए हमेशा हम जब भी वायरल डिजीज की बात करते हैं तो हम वहां पे इंसेक्टिसाइड स्प्रे करते हैं, ताकि उसके वेक्टर को कंट्रोल कर सके, तो ऑटोमेटिक हमारा जो है डिजीज कंट्रोल हो जाएगी। एक बार अगर हमारा प्लांट इन्फेस्टेड हो गया अगर वायरस से, तो उसके बाद में उसको क्योर करना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 66% जो कॉटन का एरिया है वो हमारा, हमें नुकसान देखने को मिला था। अगर डॉलर में बात करें तो 630 to 670 मिलियन डॉलर्स का हमें नुकसान देखने को मिला था 2015 के अंदर। रिपोर्ट्स के अनुसार बताए तो रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 फार्मर्स ने सुसाइड कर लिया था उस टाइम पे। किसकी वजह से? उनकी जो कॉटन क्रॉप है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी, उसकी वजह से। उसके बाद में जब जांच की गई, मतलब जब रिसर्च किया गया, इस पे रिसर्च किया गया, तो ये पाया गया कि जो हमारे स्ट्रेंथ थे, मतलब जो हमारे व्हाइट फ्लाई के जो वायरस के जो स्ट्रेंथ थे, जो वायरस के जो स्ट्रेंथ थे, वो इंडिया में इससे पहले कभी देखे नहीं गए। मतलब जब उसकी जीनोम डिकोडिंग हुई, जब उसका जीनोम सीक्वेंस हमने पता लगाया कि ये वायरस तो हमने इंडिया में देखे नहीं थे, उसके बाद में कुछ दिन बाद में पता लगा कि जो हमारे पाकिस्तान का जो कुछ रीजन है, वहाँ पे कॉटन रिसर्च सेंटर है मुल्तान के अंदर और बिहारी के अंदर, तो वहाँ पे वो स्ट्रेन रिपोर्ट हुए थे। सेम स्ट्रेन कहाँ पे देखे गए? पाकिस्तान में देखे गए। इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कुछ व्हाइट फ्लाई होगी जो पाकिस्तान से इंडिया में आई होगी, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला? हमें सीवियर डैमेज देखने को मिला। ओके। तो मैं जस्ट ये बता रहा हूं कि ये तो एक घटना है, ये तो क्या है? हमारी एक घटना है, दो घटना है जो देखने को मिली है। अमेरिका से हमें सीखना चाहिए, हिस्ट्री से हमें सीखना चाहिए कि क्या इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है। उसके अलावा हमें गवर्नमेंट को भी, हमारी गवर्नमेंट को भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में अवेयर होना चाहिए
कि कैसे हम जो बॉर्डर सिक्योरिटी है उसको और हम टाइट कर सकते हैं। बॉर्डर सिक्योरिटी नहीं बोलूंगा मैं, यहाँ पे क्या बोलूंगा, यहाँ पे मैं बोलूंगा बायो सिक्योरिटी। बॉर्डर की जो बायो सिक्योरिटी है हम बात कर लेते हैं, ठीक है, कि वहां से कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, तस्करी हो रही है या नहीं हो रही है, वो एक अलग चीज है। हमारे ड्रग्स जो है, हम जानते हैं कि ड्रग्स की सप्लाई होती है इधर उधर से, लेकिन हमें ध्यान देना होगा कि ड्रग्स के साथ साथ अगर किसी दिन ड्रग्स की जगह अगर कोई से फंगल स्पोर अगर पाकिस्तान ने भेज दिए तो वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर दूसरी कंट्रीज से अगर कोई भी हमारे इंडिया के अंदर विजिट कर रहा है तो इसकी स्पेशली इस चीज़ को लेके भी स्पेशली सिक्योरिटी होनी चाहिए, मतलब कि कहीं ना कहीं उसके साथ कुछ ऐसा फंगस या किसी भी प्रकार से जो है कोई और कुछ तो ऐसा नहीं लेके आ रहा है वो, जो कहीं ना कहीं हमारे एग्रीकल्चर के लिए नुकसानदायक हो। अगर एक स्पॉट लेके आ गया, मान के चलिए कोई गलती से लेके आ गया, वो पूरी कंट्री में विजिट कर रहा है, उसने हर स्टेट के अंदर कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा, हर डिस्ट्रिक्ट में अगर थोड़ा थोड़ा वो स्प्रेड कर दिया हमारे फील्ड के अंदर, तो क्या होगा, कितना नुकसान हो जाएगा हमारा, कितना नुकसान हो जाएगा। प्लस एक नई डिजीज हमें देखने को मिलेगी। ऑलरेडी मैं बता रहा हूँ एग्रीकल्चर स्टूडेंट ऐसे परेशान हो जाएंगे कि हम तो सर पहले ही हमें तो पैथोजन याद नहीं हो रहे जो पहले वाले डिजीज है, और कहीं ना कहीं नया पैथोजन आपके लिए आ जाएगा जिसको और याद करना पड़ेगा। बट उससे भी ज्यादा भयानक है कि हमारे किसानों के लिए कितनी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में और ज्यादा इनिशिएट लेना चाहिए। इसी से मुझे एक और घटना याद आ रही है कि इसको कभी कभी क्या है कि लोग दुश्मनी के लिए भी आजकल यूज में लेने लगे, जो थोड़े बहुत मतलब होशियार हो गए। करते क्या है, जैसे गाँव में होता है ना कि एक मेरे पास कॉल आया था, थोड़े मतलब मुझे ये घटना से मुझे तुरंत वो घटना याद आ गई। मैं कहा ठीक है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बच्चे का मेरे पास कॉल आया कि सर हमारे खेत में किसी ने 2,4-D का स्प्रे कर दिया। उन्होंने तो फंगल स्पोर का नहीं लिया था यूज, बोले 2,4-D का स्प्रे कर दिया, मतलब मस्टर्ड का उनका वो था मतलब खेत, और मस्टर्ड में 2,4-D का स्प्रे कर दिया। अब हमें पता है कि अगर मस्टर्ड में 2,4-D का कर दिया तो मस्टर्ड हमारा क्या है, जो क्रॉप होती है वो ब्रॉड लीव होती है, तो वो क्या है, सेंसिटिव होती है हमारे 2,4-D के अगेंस्ट। तो बोल रहा है कि सर वो कंप्लीटली उन्होंने स्प्रे कर दिया, अब मैं उसको कैसे बचाऊं, कैसे बचाऊं। तो अब तो स्प्रे हो चुका है ना, अब हम क्या बता सकते हैं उसके अंदर कि आप इरिगेशन दीजिए, अगर आपका वो प्लांट बच सके तो वो बच जाएगा, हम तो ये बोल सकते हैं। बट ऑलरेडी वो स्प्रे तो हो चुका है ना। तो देख रहे हो दुश्मनी कैसे, हम इसको बोलेंगे कि अगले ने क्या किया, वार नहीं किया, अगला जो है वहां पे लड़ाई करने के लिए नहीं पहुंचा वो हथियार लेके, उसने क्या किया, डायरेक्टली 2,4-D खरीदा अपना 1,000 रुपए में और अगले के खेत में जाके स्प्रे कर दिया। मतलब देख रहे हो दिमाग, मतलब लोग किस लेवल तक पहुंच गए। आप इस चीज को यूज में मत लेना कहीं पे भी कि आपका यार सर आपने तो एक अच्छी चीज सिखा दी, मेरे भी जो मेरे जिनसे आपसी दुश्मनी है, या फिर कोई भी आप घर पे अपने राय दे रहे हो अपने घर वालों के, यार कहीं इस बार लड़ेंगे नहीं, इस बार क्या करेंगे, इस बार कोई ना जो फंगस है मैं ले आऊंगा मेरे कॉलेज की लैब से और ले जाके अगले खेत में डाल दूंगा, ऐसी चीज आप मत करना। लेकिन हमारे लिए सबक लेने की बहुत आवश्यकता है, हमें अलर्ट मोड पे रहना होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो हमारे बॉर्डर के आसपास है वो ऐसी तुच्छ हरकत कर सकते हैं। अगर चाइना अमेरिका के साथ करने की हिम्मत कर सकता है ना, आप सोच के देखो, चाइना अमेरिका के साथ ये करने की हिम्मत कर सकता है तो इंडिया के साथ तो वो कर ही सकता है, मान के चलिए आप इस चीज को, ठीक है। वो बोलने से कुछ नहीं होता, क्या है अमेरिका, वो तो मतलब वो अलग चीज है। लेकिन हमें अलर्ट रहना होगा, अलर्ट मोड पे रहना होगा। पाकिस्तान ये चीज कर सकता है, पाकिस्तान के थ्रू करवा सकता है चाइना, पाकिस्तान के थ्रू भी ये चीज करवा सकता है, तो हमारी गवर्नमेंट को अलर्ट मोड पे रहना चाहिए। आईसीआर को भी इस चीज को मतलब जो हमारी मिनिस्ट्री तक पहुंचाना चाहिए। और आप क्या सोचते हो उसके बारे में, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ, क्या सच में हमें कड़ी मतलब जो लीगल रूल्स है इसके लिए बनाने की सच में जरूरत है, क्या आईसीआर को सच में इस चीज को सीरियस लेकर कुछ ना कुछ लीगल मिनिस्ट्री तक ये बात पहुंचानी चाहिए। तो आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, आप इस घटना को कैसे देखते हो, वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को हम भी मतलब इस वीडियो को इवन क्या इस मतलब इन्फॉर्मेशन को हम आईसीआर तक पहुंचाएं, ताकि इसमें सच में एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंसर्न है। हम एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं, हम एग्रीकल्चर के स्कॉलर्स हैं, तो सबसे पहले हमारी प्रायोरिटी बनती है कि हम इस चीज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाएं, ताकि गवर्नमेंट भी इसके बारे में सोचे। तो आप लोग क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, यूजफुल लगी, रिलेटेबल लगी, तो आप वो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ओके, देखते रहिए आई वाला। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।